वास्तव में ये यात्रा जो थी वो भारत जोड़ो यात्रा कम थी। राहुल जी को अपनी छवि को सुधारने के लिए एक मौका चाहिए था। उन्होंने उसकी एक असफल कोशिश रही, मैं ये कहूँगा उनकी ये कोशिश असफल रही। कोई 2 डिग्री टेम्परेचर में, 3 डिग्री टेम्परेचर में अगर आप टी शर्ट पहन के घूमते हैं तो अब युवाओं को क्या संदेशा दे रहे हैं। लगता है राहुल जी को अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए जितने भी कार्य हैं, गलत कार्य हैं, जिनसे देश को नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है, ये इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आप निशाना साधते हैं कि पीडीपी भी जो है वो प्रो पाकिस्तान बात करती है, 370 की रिस्टोरेशन की बात करती है, लेकिन एक तरह से बीजेपी के साथ भी अलायंस बनाकर उन्होंने गवर्नमेंट चलाई थी, तो उस चीज़ को आप कैसे काउंटर करेंगे? किन हालातों में यहाँ इलेक्शन होते हैं आपको पता है, किन हालात में ये स्टेट तब रही है, तो कहीं ना कहीं उस वक्त के हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज अंतिम दिन है। तकरीबन 135 दिन की पूरी यात्रा के बाद अपना ये कंक्लूजन पर आ गई है और श्रीनगर में राहुल गांधी आज जो है इस पूरी यात्रा को कंक्लूड करेंगे। जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा है, इन सब पर बातचीत करने के लिए, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल साहब हैं। किस तरह का इम्पैक्ट जो है रहा है अभी तक जितनी भी यात्रा चली है, और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप क्या देखते हैं, कितना प्रभाव रहा है? धन्यवाद अरुण जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने यहाँ मौका दिया अपनी बात रखने का। देखिए, यहाँ तक अरुण जी ये राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है, मैं समझता हूँ और आप भी देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर की आप बात छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में कोई कहीं इस बात का इम्पैक्ट नहीं है। और वास्तव में ये यात्रा जो थी वो भारत जोड़ो यात्रा कम थी। राहुल जी को अपनी छवि को सुधारने के लिए एक मौका चाहिए था। उन्होंने उसकी एक असफल कोशिश रही, मैं ये कहूँगा उनकी ये कोशिश असफल रही। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ना उनकी छवि में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा। ठीक है, उनके चेहरे हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया होगा, दाढ़ी रख ली और टी शर्ट पहन के वो घूमते हैं। मुझे लगता है कि एक नॉर्मल IQ अगर इंसान का है, बड़े नेता हैं, कहने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 2 डिग्री टेम्परेचर में, 3 डिग्री टेम्परेचर में अगर आप टी शर्ट पहन के घूमते हैं तो अब युवाओं को क्या संदेशा दे रहे हैं कि आप क्या इसमें क्या मैसेज है कि आप हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल या कोई नेशनलिज्म के चलते हुए या कोई उनकी पार्टी की छवि कोई बड़ी सुधरी है, कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, हम तो शुरू से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर में उनको आना नहीं चाहिए। अगर वो आएँ तो यहाँ पहले वो माफ़ी मांगे लोगों से कि जो जघन्य कृत्य इनके लोगों ने, इनकी पार्टी ने, राइट फ्रॉम मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी जो एक डमी प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे, मनमोहन सिंह जी, उनको एक रिमोट पे वो चलाती थी, जबकि वास्तव में वही प्राइम मिनिस्टर थी, उनके टाइम में लेके कांग्रेस ने जो जघन्य कृत्य यहाँ किए हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो कश्मीरियों का पलायन है, चाहे वो शक्ति सिंहपुरा की किलिंग्स हैं, चाहे वो अमरनाथ का जो है लैंड इशू था, कुछ भी आप कहें, जितने भी नरसंहार यहाँ हुए हैं अभी रिसेंटली, देखिए उन्हीं के द्वारा चलाए हुए लोग, उन्हीं के द्वारा पाले हुए लोग, उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोगों ने आज अभी रिसेंटली राजौरी में जो इंसिडेंट हुए हैं, इन सब कामों के लिए मुझे लगता है राहुल जी को अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए जितने भी कार्य हैं, गलत कार्य हैं, जिनसे देश को नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है, ये इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उनसे पाप हुए हैं उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन माफ़ी मांगने की बजाय ये पैदल चलकर ये क्या संदेशा दे रहे हैं, मुझे तो पूरा इनके पूरी यात्रा में कोई बात ऐसी लगी नहीं कि ये कोई युवाओं को कोई संदेश दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, किसी के लिए कोई भी मैसेज नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो है कि कांग्रेस पार्टी जिसको अपना आने वाला प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करती है, वो 370 के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। पार्टी का पॉलिटिकल स्टैंड क्या है उसके लिए वो अपने सीनियर लीडर की तरफ देखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारी एक कैपिटल सिटी में जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां उनकी यात्रा कंक्लूड हुई है, जहां कल्मिनेट हुई है, वहां वो एक सबसे बड़ा मुद्दा था जो जम्मू कश्मीर में, उसके लिए वो अपने एक सीनियर लीडर को देखते हैं कि पार्टी का क्या स्टैंड है। आर्टिकल 370 को लेकर भी राहुल गांधी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है। पार्टी की जो वर्किंग कमेटी की जो उनके रेजोल्यूशन था उसमें उन्होंने साफ कहा हुआ है कि वो उनका जिसको भी अगर जरूरत है वो उसे पढ़ लें,
उसमें यही था कि अगर जो हुआ है वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं उनके इस रिएक्शन? देखिए, अगर एक देश की संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद कोई कानून बनता है, तो अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है तो फिर मैं फिर से कहूँगा कि मुझे उनके ज्ञान पर और उनकी जो समझदारी पे फिर मैं कहूँगा कि मुझे शक है कि अगर वो एक लोकसभा में जहाँ मेजॉरिटी से पास हुआ, राज्यसभा में जहाँ मेजॉरिटी से पास हुआ एक कानून, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हुआ। ये देखिए, ये सारी बातें हैं कि यात्रा को लेके उनके पास कोई ज़्यादा मुद्दे थे नहीं, तो कहीं ना कहीं आके वो 370 पे फंस गए कि उनकी पार्टी का जो उनका स्टेट का जो उनका कैडर है, स्टेट की जो उनकी टीम है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी ये समझ नहीं आ रहा कि वो 370 हटने का विरोध करें या उसके पक्ष में खड़े हो जाए। तो ये इसके अलावा और भी सारे बड़े मुद्दे थे यहाँ पर, जैसे मैंने बात की कि यहाँ जो नरसंहार हुए हैं, जहाँ जो अगर आज वो कहते हैं कि चाइना इंकर्शन कर रहा है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी थी? उसके लिए उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की थी। अगर पाकिस्तान को कुछ इलाका दिया, उनसे वापस नहीं लिया, जिम्मेवारी किसकी थी? आदरणीय प्रधानमंत्री जो उस समय हमारी थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उनका इशू था। जो समझौते किए गए राजीव गांधी के साथ, अपने फारूक जी का और राजीव फारूक अकॉर्ड किया गया, वो कांग्रेस के टाइम में हुआ। इस तरह की सभी बातों का उनको जवाब देना पड़ेगा। ना सिर्फ 370 में तो कहीं ना कहीं आके फंस गए हैं, लेकिन बाकी जो पीछे जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्थिति में खड़ा हो गया है कि डेवलपमेंट के मामले में देखिए, 14 से पहले यहाँ क्या हालत थी। हमारे 370 लगने के कारण हमारे बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा सकते थे, नौकरी नहीं कर सकते थे, बाहर का आदमी जहाँ ज़मीन नहीं ले सकता था, बड़े सारे इशू थे। आज अगर मैं आपको छोटी सी एक बात करूँ अरुण जी, कि आज हमारे पास 2 मेडिकल कॉलेज वाला जम्मू कश्मीर, आज हमारे पास 12 मेडिकल कॉलेज हैं। और कल मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम था, वहाँ मुझे जानकारी मिली इस साल के नीट में कम से कम 19 बच्चे सिर्फ और सिर्फ सांबा डिस्ट्रिक्ट के वो MBBS में उनकी नीट के द्वारा सिलेक्शन हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जहाँ 100 बच्चा जम्मू में, 100 बच्चा श्रीनगर में डॉक्टर बनता था हर साल, आज वहाँ 1200 बच्चा हर साल आपका भर्ती हो रहा है डॉक्टर। मतलब पहला ये राज्य था जहाँ पे 2 एम्स हैं एक छोटे से राज्य में, जहाँ जिसकी आबादी तब एक 1.25 करोड़ थी। राहुल गांधी ने जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं और इस आरोप में उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन जो हुई है यहाँ से, उसके बाद बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है, बजाय कि कम होने के जो दावे किए जा रहे थे बढ़ी है। आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बच्चे जो हैं बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए निकल आते हैं, उनकी रेगुलराइजेशन की कोई बात नहीं है, नई पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही हैं, अगर होती हैं जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई इशू निकल आता है, स्कैम हो जाते हैं। तो इनको लेकर भी उन्होंने काफ़ी निशाना साधा। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, यूटी बनने के बाद कहीं ना कहीं कुछ रूल्स में तब्दीली आई और कुछ एग्ज़ाम जो हैं वो मैं भी उस बात को मानते हैं, हम एडमिट करते हैं कि LG एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी लैब्स कह लीजिए, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे लैब्स कह लीजिए, तो हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है वहाँ कुछ लैब्स हुए तो वो एग्ज़ाम कुछ नहीं कंडक्ट हो पाए। लेकिन उसके बावजूद लगातार जो है हर लेवल पे पोस्टें एडवर्टाइज हो रही हैं। अभी रिसेंटली हमने लगभग 1300 पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी वो थे 1.5 ईयर बैक, उनकी सिलेक्शन लिस्ट आई है 1 महीना पहले। वो सब बच्चे जो है दे हैव बीन सिलेक्टेड एज पैरामेडिकल, जैसे नर्सेज हैं, GNM हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, जूनियर स्टाफ नर्सेज हैं, उनकी हुई है। अभी आपने देखा होगा जस्ट 1 वीक बिफोर हमारी JKS की लिस्ट आई है। लगभग मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा बच्चा जो है वो जम्मू प्रोविंस का और बाकी जो है कश्मीर रीजन से आए हैं। कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये LG एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे हों, कि इसका एक डाटा जो है वो टाइम टू टाइम आना चाहिए, आम पब्लिक को पता चलना चाहिए कि आपने कौन सी पोस्ट एडवर्टाइज की है, आज कितने लिस्टें आई हैं, कितने बच्चों को नौकरी मिली है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हर जगह है, जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, बाकी के जो राज्य है वहाँ भी है और बाहर के देशों में भी है। लेकिन जो अभी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसको लेके भी मैं समझता हूँ कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर आप लखनपुर से चलना शुरू करें तो जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, रिंग रोड बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, वहाँ मैं आपको से एक विटनेस हूँ उसका कि हमारे काफ़ी बच्चे जो टेक्निकल बच्चे हैं, चाहे वो BTech इसमें मैकेनिकल में है, सिविल में है, उनको उसमें जॉब मिली है। वो आपका पॉलिटिकल सिनेरियो जो इस समय का है,
जैसे ही ये कश्मीर की ओर बढ़ते हैं तो जिस तरह से एक और चीज़ देखी गई है कि जो उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ी हैं, जिसमें एनसी है, पीडीपी है और दूसरी भी पार्टीज़ हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, सीपीआईएम भी उनके साथ है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि ऐसी पार्टियों का जो कांग्रेस के साथ जुड़ना और ऊपर से फिर बीजेपी का भी उनके ऊपर एक हमला करना कि जिन पार्टीज़ के साथ वो जुड़े हुए हैं, उससे ये पता चलता है कि उनकी मानसिक दशा क्या है। लेकिन इस पर पहले आप मुझे इस पर अपनी प्रतिक्रिया। देखिए, सारे भागीदार हैं, सारे मौसेरे भाई हैं आपस में, चाहे वो सीपीआई की बात करें, चाहे एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें, वो इनकी ही सरकारें रही हैं और इनकी सरकारों में ही जितने भी मैंने कहा है कि जो यहाँ पे चाहे नरसंहार हुए हैं, चाहे कश्मीरियों का पलायन हुआ है, तो ये सब भागीदार हैं उसमें। तो ये एक नेचुरल सी बात है कि जब उनका एक भागीदार जो है वो वहाँ से एक उनका जो पार्टनर है वो आ रहा है, कोई जाती यात्रा लेके वहाँ उनके स्टेट में आ रहा है, तो वो सारे मिलके उसके साथ चलेंगे। और कहीं ना कहीं इस गलत फहमी में कि शायद उनको भी कुछ इसमें हाइप मिलेगी, उनकी पार्टी को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस यात्रा से बाकी छोटी मोटी पार्टी हैं उनको छोड़िए आप, जो हमारे एनसी पीडीपी कांग्रेस है, इनका भी जो जनाधार जो घटा है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई बढ़ोतरी हो सकती। नहीं, कहीं ना कहीं एनसी और पीडीपी जो दूसरी पार्टी जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी हैं, उनका जो स्टैंड है 370 के लिए बहुत क्लियर रहा है कि वो सपोर्ट करते रहे हैं कि 370 की रिस्टोरेशन होनी चाहिए, एंड प्लस उनका जो झुकाव है कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म की तरफ रहा है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि बीजेपी ने भी अलायंस बनाया था पीडीपी के साथ, लेकिन जब भी इस बात को लेकर आता है कि जब आप निशाना साधते हैं कि पीडीपी भी जो है वो प्रो पाकिस्तान बात करती है, 370 की रिस्टोरेशन की बात करती है, लेकिन एक तरह से बीजेपी के साथ भी अलायंस बनाकर उन्होंने गवर्नमेंट चलाई थी, तो उस चीज़ को आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनसे जब बात हुई थी, कहीं ना कहीं इस बात को भी मानते हैं कि वो एक देश के होम मिनिस्टर रहे हैं। होम मिनिस्टर रहने के टाइम में वो कांग्रेस पार्टी में ही थे। एक अच्छे पद पर रहना, देश का होम मिनिस्टर रहना, चाहे आज हम अमित शाह जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इस तरह से मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पब्लिक की डिमांड को लेके और लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास तब ये बहुमत नहीं था, तो आप एक इतना बड़ा चुनाव कराने के बाद और एक ऐसी सेंसिटिव स्टेट को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सोच रख के कि उनको अपनी कंडीशंस के ऊपर कि आप इस पे बात नहीं करेंगे, आप ये अपना स्टैंड यहाँ रखेंगे। कुछ बातें उन्होंने भी कही जो बीजेपी को उस वक्त लोगों की भलाई को देखते हुए, लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ा कि आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि किन हालातों में यहाँ इलेक्शन होते हैं आपको पता है, किन हालात में ये स्टेट तब रही है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त के हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पूरे टेन्योर में 3 साल, सवा 3 साल जब हम रहे, कोई भी ऐसा काम भाजपा के साथ मिलके, जब पीडीपी की सरकार थी, कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो देश के विरुद्ध हुआ हो या देश के अगेंस्ट हुआ हो। अब जैसे कि आपने एक जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, एक सेंसिटिव स्टेट होने के कारण उसे अकेले नहीं छोड़ा, इसे छोड़ा नहीं जा सकता ताकि यहाँ पर एक गवर्नमेंट एग्जिस्ट रहे। लेकिन पिछले 4 साल करीब होने को आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो पा रही हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। इतनी देर से इलेक्शन ना हो पाना, आप इसको कैसे देखेंगे कि फिर इतना समय जो है बिना चुनी हुई सरकार के, आपको लगता नहीं कि ये ज़्यादा जो है लोगों की लिए जो है एक नुकसानदेह? बिल्कुल, देखिए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग चाहिए किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन 370 एब्रोगेशन के बाद यहाँ कुछ जो हालात हमने देखे, कहीं ना कहीं जो सेपरेटिस्ट जो थे, उनके जो एजेंडे थे उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, इवन पुलिस, आर्मी, सीआरपी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी कि ताकि यहाँ कोई ऐसा माहौल ना बने कि 370 के एब्रोगेशन के बाद। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उनका वो मंसूबा जो है वो कामयाब नहीं हुआ और कश्मीर के लोगों ने भी ये बात एक्सेप्ट की, 370 हट गया है, एब्रोगेशन हो गई है, तो वी आर विद द गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद बने जो हालात, जैसे परिसीमन था, डिलिमिटेशन थी, वो सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि चुनाव होंगे, तो मुझे लगता है अभी वो सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, वोटर लिस्ट भी बन चुकी है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी जो है 24/7 काम करती है, हम बिल्कुल तैयार हैं
जिस दिन इलेक्शन कमीशन कहेगा इलेक्शन लड़ने के लिए, हम चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। इलेक्शन कमीशन ने भी हाल ही में जब कई प्रदेशों के इलेक्शंस की घोषणा की, उनके लिए डेट जो उन्होंने अनाउंस की स्केड्यूल को, तो उसमें जब जम्मू कश्मीर का जिक्र आया तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस और जो इलेक्टोरल रोल की प्रिपरेशन होनी थी, स्पेशल समरी रिवीजन करनी थी, वो प्रोसेस कंप्लीट है। हमारी तरफ से तो हम बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ सिक्योरिटी वाला रीज़न जो है वो हमेशा बीच आड़े आ जाता है, जो कि होम मिनिस्ट्री अगर उसके बारे में ग्रीन सिग्नल देती है तो हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। हालांकि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ये कहती है कि हालात ठीक हैं, पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। अगर बेहतर हुए हैं तो आपको क्या कारण लगते हैं कि फिर इतना डिले क्यों हो रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तैयारी करके बैठा है? देखिए, नाउ दिस इज़ बिटवीन द होम मिनिस्ट्री एंड इलेक्शन कमीशन। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम तो इलेक्शन लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। जिस दिन इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, होम मिनिस्ट्री को ग्रीन सिग्नल देगी कि आप चुनाव कराइए, चुनाव हो, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ, सिक्योरिटी के उसके लिहाज से मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना करने भी नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने कहा है कि होम मिनिस्ट्री उनको सिग्नल देगी, तो कहीं ना कहीं जो उनको लगते होंगे जैसे हालात जैसे बनेंगे कंडूसिव एटमॉस्फेयर जहाँ बनेगा, तो जब भी उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, एज ए पोलिटिकल पार्टी बीजेपी इज़ एवर रेडी। जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ टुडे के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर निहाल साहब, इनसे बातचीत हुई और काफ़ी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बातचीत की, और जितने भी हमारे प्रदेश के जम्मू जेके यूटी के जो इश्यूज़ हैं उन पर भी इन्होंने खुल के बातचीत की। और जहाँ तक इलेक्शंस की बात की कि उन्हें इलेक्शंस के लिए जो है इनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। होम मिनिस्ट्री जैसे ही ग्रीन सिग्नल देती है, हम इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे ही कंड्यूसिव टाइम आएगा तो इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाएंगे।